हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर। आज के लेक्चर में हम एक एग्जांपल करेंगे फूरियर एनालिसिस का। ओके, सिंपलेस्ट पॉसिबल एग्जांपल शायद ये हो सकता है, नॉन ट्रिवियल। ओके, स्क्वायर वेव का। स्क्वायर वेव हम इस तरह के एक सिग्नल को डिफाइन करते हैं। मैं सिग्नल के टर्म्स में बात कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि यूजुअली फिज़िक्स में जहाँ एक बहुत कॉमन यूज़ होता है स्क्वायर वेव का, वो कंप्यूटर्स में स्क्वायर वेव अलग अलग सर्किट्स के वर्किंग के सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। एक इस तरह का सिग्नल आप सोचिए वोल्टेज के टर्म्स में, कि किसी वायर में या किसी टर्मिनल पे आपका जीरो से और किसी समय तक पोटेंशियल ज़ीरो है, वोल्टेज ज़ीरो है, और अचानक किसी टाइम के बाद पोटेंशियल राइज करता है, माना वो 1 वोल्ट या 5 वोल्ट या 10 वोल्ट या 12 वोल्ट जितना भी हो जाता है, और उसके बाद जितने टाइम पीरियड तक वो जीरो रहा उतने टाइम पीरियड तक वो वोल्टेज, जिसे हम हाई कहते हैं, लो और हाई हम इसे कहेंगे, ये मैटर नहीं करता है कि वोल्टेज जीरो है और फिर बाद में 1 हुआ कि 5 हुआ कि 12। लेकिन अगर इस तरह का बिहेवियर है आपका, ओके, वोल्टेज लेवल, या आप अगर इसे जनरल फंक्शंस के टर्म में सोच रहे हैं, एक फंक्शन हम 0 से 2 पाई तक डिफाइन कर रहे हैं, जो 0 से लेकर पाई तक जिसकी वैल्यू 0 के बराबर है, और पाई पे इसमें ये डिसकंटिन्यूटी शो करता है। यहाँ पे अचानक इसकी वैल्यू में जंप आता है, लेकिन फिर पाई से लेकर 2 पाई तक इसकी वैल्यू h के बराबर कांस्टेंट रहती है। h फॉर हाइट के टर्म्स में मैंने बात की है। ओके, और फिर 2 पाई के बाद भी ये सिग्नल इसी तरह से वैसे रिपीट करेगा, पर फूरियर एनालिसिस हम केवल 0 से 2 पाई तक करते हैं। अदरवाइज ये सिग्नल आपका इस तरह का है, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू 0, फिर अचानक जंप किया वैल्यू h, फिर इतने समय तक वैल्यू h रही। अब मैं टाइम के टर्म में बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस समय मेरा वेरिएबल x ना होके h है, इतने समय तक वैल्यू 0, फिर वैल्यू h, फिर वैल्यू 0, फिर वैल्यू h, तो बराबर समय तक 0, बराबर समय तक h, बराबर समय 0, बराबर समय h। तो इस तरह की वेव फॉर्म को अगर आप प्लॉट करें और दोनों एक्सिस पे अगर आप स्केल सही ले लें, क्योंकि इस एक्सिस का स्केल तो आपका टाइम एक्सिस है माना है, और इस एक्सिस का स्केल माना वोल्टेज है, तो अलग अलग स्केल्स होंगे, लेकिन आप स्केल अगर प्रॉपर लें तो इसको आप स्क्वायर जैसे ही आपको नज़र आते हैं। तो इसीलिए इस सिग्नल को, इस वेव को हम कहते हैं स्क्वायर वेव। अब स्क्वायर वेव के वैसे कई वर्जन्स हो सकते हैं। वर्जन से मेरा मतलब क्या है, बाद में मैं एक आध को डील करूँगा, सारे तो मेरे लिए टैकल करना पॉसिबल नहीं होगा, बट से ये वाली जो वेव है ये इस तरीके की है। मैंने अब इन सबको यहाँ पे दिखाया है 0 से 2 पाई तक। ओके, ये जीरो लाइन है, ये ग्रीन वाली लाइन पाई है, आधा मिड पॉइंट, ओके, इंटरवल का आधा, और 2 पाई पूरा इंटरवल। ये वाली वेव जो मैंने पहली वाली ली है ये है, मैंने इसकी बाकी साइकिल्स भी दिखाई हैं। ओके, जिसका एनालिसिस मैं अभी कर रहा हूँ, जिसको मैं वर्जन नंबर 1 कह रहा हूँ। ओके, दूसरे केस में ऐसा हो सकता है ये, क्योंकि जब आपकी कोई वेव है तो वो 0 से किसी टी टाइम पीरियड तक होगी, इसको हम पूरा उसका एक टाइम पीरियड कहते हैं, क्योंकि इस टाइम के पीरियड के बाद ये पैटर्न अपने आप को रिपीट करता है, 0 फिर h फिर 0 h फिर 0 h, ये साइकिल रिपीट होगी। तो ये इसका एक टाइम पीरियड है। तो मोस्ट जनरल एनालिसिस में हमारे लिए वेव ऐसी होगी जो 0 से लेकर टाइम पीरियड टी तक एक्सटेंड हो रही है। तो ऐसा एनालिसिस भी हमको करना पड़ेगा, वी विल सी दिस। ओके, फिर ऐसा भी हो सकता है जिसे मैं शिफ्टिंग कहूँगा वाई एक्सिस पे, ऐसा भी हो सकता है कि आपका सिग्नल जो है 0 से आधे टाइम पीरियड तक, 0 से पाई तक भी अगर आप समझें, उसकी वैल्यू -h/2 हो, 0 ना हो के -h/2 हो, और पाई से लेकर 2 पाई के रीजन में वैल्यू h/2 हो। आप ऐसे सोचिए, ये पूरी वेव को पकड़ के अगर मैं h/2 यूनिट्स नीचे की ओर खिसका दूँ, ओके, तो यहाँ वो -h/2, जिस रीजन में 0 थी वहाँ -h/2, और जहाँ h थी वहाँ h/2 घट के +h/2। ओके, तो ऐसा वाला भी, या मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। इसके बाद ये जो वेव बनी, माना इसको सोचिए, इस वेव को अगर आप पकड़ के थोड़ा इधर खींच दें। अब ये पकड़ के खींचने का मतलब क्या हुआ, जिसे हम शिफ्टिंग कहते हैं, लाप्लास, उसमें हमने शिफ्ट की बात की थी। ओके, टी स्पेस और एस स्पेस दोनों जगह हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो जो शिफ्टिंग हम करते हैं, ओके, कोई फंक्शन है एक्स एफ एक्स -2 यूनिट्स का शिफ्ट करना ओरिजिन को, तो उस सेंस में मैं कह रहा हूँ, अगर हम इस ब्लैक वाला जो मैंने प्लॉट किया, इस सिग्नल को अगर थोड़ा मैं शिफ्ट कर दूँ टाइम एक्सिस पे, तो ये सिग्नल ऐसा भी दिख सकता है। ऐसा दिखने का मतलब क्या है, ये जो साइकिल है, जो ये पहले पूरी साइकिल 0 से t/2 तक वाली जो हाफ साइकिल थी ना, इसका केवल आधा हिस्सा आया है, मतलब पूरी साइकिल का चौथाई हिस्से ऑफ साइकिल तक वेव फॉर्म 0 पे है, 0 या -h/2 पे, और उसके बाद वेव फॉर्म पॉजिटिव हो जा रही है +h/2। ठीक है, और फिर क्वार्टर साइकिल के लिए लो, क्वार्टर साइकिल के लिए लो, और हाफ साइकिल के लिए हाई। ये सारे अलग अलग एनालिसिस मैं क्यों आपसे चाहूँगा कि आप करें, मैं देखूंगा मैं कितने इसमें से कर सकता हूँ, टाइम कंस्टेंट के कारण सारे तो पॉसिबल नहीं होंगे। एक्चुअली अभी तो सबसे बेसिक एनालिसिस में ये कर रहा हूँ, 0 से 2 पाई। लेकिन अब मैं यहीं पे एक सवाल पूछता हूँ, चलिए मैं इनकी बात तब करता हूँ, पहले मैं इसी को डिस्क्राइब कर दूँ। और मैंने इन पार्ट्स को डार्क इसलिए किया है,
कन्वेंशनली हम स्क्वायर वेव को हमेशा ऐसा बनाते हैं, इस तरह का आप बनाएंगे, कभी भी स्क्वायर वेव आप देखेंगे इस तरह से बनाई रहती है, पर एक्चुअली हमें इसे केवल ऐसा बनाना चाहिए, ये और ये पार्ट और ये पार्ट और ये पार्ट, जो फंक्शन है जीरो है और उसके बाद वैल्यू एच हो रही है। ये वाली लाइन तो हम अपनी आंख की सुविधा के लिए बनाते हैं, अदरवाइज ये कोई फंक्शन की वैल्यू को डिपिक्ट करने वाला नहीं है। फंक्शन यहाँ पे डिसकंटिन्यूस है, यहाँ से फिर अगली साइकिल में एच से फिर जीरो हो जाएगा, फिर हाफ साइकिल तक जीरो रहेगा और हाफ साइकिल के बाद फिर से एच हो जाएगा। तो इस फंक्शन को प्रॉपर ऐसे दिखाना चाहिए। तो मैंने उसको दिखाने के लिए जो ये फंक्शन की एक्चुअल वैल्यूज़ हैं उनको डार्क करके दिखाया। ओके, ये तो केवल आँख की सुविधा के लिए होता है। फंक्शन का बिहेवियर, अब की बार मेरा वेरिएबल एक्स नहीं है, फूरियर एनालिसिस हमने एक्स के टर्म में डेवलप किया, पर टी से टाइम के टर्म में हम डेवलप करें। एफ टी जो है टी जब तक जीरो से पाई के बीच है तब तक फंक्शन की वैल्यू जीरो है, और पाई से लेकर 2 पाई तक फंक्शन की वैल्यू एच है। इसे हम कहेंगे स्क्वायर वेव ऑफ हाइट एच। आप क्लियरली देख सकते हैं ये पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन है, तो इस पर फूरियर एनालिसिस हमारा अप्लाई हो सकता है। अच्छा, ये फंक्शन क्या है, ये ना इवन है ना ऑड है। इवन ऑड मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। अगर आप इस फंक्शन की मिरर इमेज लें, ओके, तो इसकी मिरर इमेज कुछ ऐसी बनेगी। अगर मैं इस फंक्शन को यहाँ पे प्लॉट करूँ, ये है मेरा फंक्शन, ओके, 0 पाई और 2 पाई यहाँ तक। अगर पाई वाली लाइन के अबाउट मैं इसकी मिरर इमेज लूँ, यहाँ एक मिरर रख के इसकी मिरर इमेज लूँ, तो वो कुछ ऐसा फंक्शन बनेगा। ये इससे मैच नहीं कर रहा है। एक्चुअल फंक्शन यहाँ ऐसा है, ये ब्लू वाली लाइन मिरर इमेज ही रेड वाली लाइन है, ये मैच नहीं कर रहा है, तो ये इवन फंक्शन नहीं है। और ये ऑड फंक्शन भी नहीं है। ऑड फंक्शन ये तब होता अगर एक्चुअल इस रीजन में मेरा फंक्शन ऐसा होता, ये हाइट h है, अगर मेरा फंक्शन -h पे होता, मेरा फंक्शन तो यहाँ पे प्लॉट, उस मेरे फंक्शन का प्लॉट तो यहाँ पे, तो ये फंक्शन ना इवन है ना ऑड है। लेकिन अब जो मैं इतने सारे केस बात कर रहा था, इनकी ज़रा बात करें। ये फंक्शन वैसे ऑलमोस्ट ऑड फंक्शन है। ऑलमोस्ट से मेरा मतलब क्या है, अगर इसी फंक्शन को मैं थोड़ा नीचे खींच दूँ, नीचे खींचने का मतलब मैं इस वाले केस की बात कर रहा हूँ। अगर इस फंक्शन को h/2 सब जगह सब्ट्रैक्ट कर दूँ, h/2 सब जगह सब्ट्रैक्ट करने से कहाँ क्या होगा, जहाँ इसकी वैल्यू 0 थी वहाँ -h/2 हो जाएगी, और जहाँ वैल्यू h थी वहाँ +h/2। मतलब इस सिग्नल को या इस फंक्शन को अगर y एक्सिस पे हम h/2 नीचे की ओर शिफ्ट कर दें, h/2 सब्ट्रैक्ट करने का मतलब ये है, ओके, h/2 शिफ्ट कर दें, तो ये फंक्शन कुछ ऐसा बनता है। और इस फंक्शन को अगर आप देखेंगे, ये एक ऑड फंक्शन है। h/2 की अगर आप मिरर इमेज लेंगे, पॉजिटिव साइड में h/2 बनेगा, लेकिन उसको अगर एक माइनस साइन लगा दें, -h/2, अब की बार ये फंक्शन अपनी डायरेक्ट मिरर इमेज से तो मैच नहीं कर रहा, पर उसके नेगेटिव से मैच कर रहा है, तो ये फंक्शन क्या बन जाता है, ऑड। तो ये फंक्शन ऑलमोस्ट ऑड फंक्शन है, ओके दिस। तो इसीलिए मैं ये वाला एनालिसिस भी करना चाहूँगा। और इसी फंक्शन को अगर मैं इस फॉर्म में वो करूँगा, तब ये फंक्शन इवन बन जाएगा, ओके। तो इवन और ऑड फंक्शन, एक ही फंक्शन आपको इवन भी नज़र आ सकता है, लेकिन अगर अपना व्यू पॉइंट आप चेंज करें, व्यू पॉइंट मतलब चेंज ऑफ ओरिजिन अगर आप करें, तो वही फंक्शन आपको इवन भी नज़र आ सकता है, ओके। इवन फंक्शन ऑड नज़र आ सकता है, ऑड इवन। तो इसीलिए मैं इस एनालिसिस में मैं सारी चीज़ें आपको दिखाना चाहूँगा, ओके। लेट्स सी टाइम कितना हमें मिलता है। और दूसरा एक मेजर क्वेश्चन ये है, यहाँ पे माना आप इसे एक कंप्यूटर का सिग्नल सोचें, इतनी देर तक 0 है, वोल्टेज सिग्नल इतनी देर तक 0 है, फिर 1, लेकिन आपका यहाँ टोटल टाइम पीरियड कितना है, 2 पाई। अब आप ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि दुनिया में जितनी भी स्क्वायर वेव्स हों उनका टाइम पीरियड 2 पाई के बराबर हो। माना आप सेकंड्स में नाप रहे हैं, तो कोई ज़रूरी थोड़ी है दुनिया की हर वेव का टाइम पीरियड 0 से 2 पाई तक हो, टाइम पीरियड 2 पाई के बराबर हो। 2 पाई लगभग 6 पॉइंट सम सेकंड्स हो गया, 6.28 के आसपास। कोई ज़रूरी थोड़ी है स्क्वायर वेव का टाइम पीरियड 6.28 सेकंड हो, कुछ भी हो सकता है। इन जनरल बाद में हमें इसे एनालिसिस उस केस में करना पड़ेगा जब हमारी स्क्वायर वेव 0 पे शुरू हो रही है, t/2 टाइम तक लो पे रहती है, और t/2 से t तक क्या हो जाती है, हाई। लेकिन वो केस मैं बाद में डील करूँगा। तो अभी मैं सिंपलेस्ट केस जो पॉसिबल है, मैं इवन ऑड की चिंता मुझे नहीं करनी है। सिग्नल जो है 0 से पाई तक, क्योंकि हमारे इंटीग्रल 0 से 2 पाई तक रन हो रहे हैं, तो इसलिए अभी मैंने फंक्शन भी अपना 0 से 2 पाई तक लिया है। जो फंक्शन जिसका हमें एनालिसिस करना है वो 0 से 2 पाई तक ही डिफाइंड है। 0 से पाई तक 0 होता है, पाई से 2 पाई तक h, तो सिंपली, ओके। बाकी केसेस देखेंगे कितना हम इसमें कर पाते हैं, ओके। फिर इसके और भी केस बन सकते हैं। इसका एक अपोजिट केस इस सेंस में सोचिए, 0 से आधे पॉइंट तक फंक्शन हाई हो और उसके बाद लो हो जाए। इन सबको आप स्क्वायर वेव कहेंगे। और अलग अलग सोर्सेज से अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको कहीं ये एनालिसिस मिल सकता है, कहीं ये मिल सकता है, कहीं ये, कहीं ये, कहीं ये, कहीं ये। उसके हिसाब से आपके आंसर भी थोड़ा डिफरेंट होंगे, बट फिजिकली वो आंसर अलग अलग नहीं है। तो मैं इन सारे एग्जाम्पल्स को या खुद करूँ या इनमें से कुछ आपको करने को कहूँ, उसका एम ये है कि आप उन सारी चीज़ों को एनालाइज कर पाएँ, ओके।
मैथमेटिकली और फिजिकली आप बेसिकली एक ही इफेक्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो देखने में आपको अलग अलग दिखे, पहली नज़र में देखने पे अलग अलग दिखे, लेकिन फंडामेंटली एक ही फिजिक्स की आप हमेशा बात कर रहे होंगे। ओके, लेकिन अभी सिंपली मैथमेटिकल टास्क की तरह हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करते हैं। करना कुछ नहीं है, फूरियर कोफिशिएंट निकालना मतलब 3 इंटीग्रल सॉल्व करना। पहला इंटीग्रल a0, a0 क्या आप सीधे निकाल सकते हैं? सीधे निकाला जा सकता है a0 मैंने आपको बताया था, a0 होता है फंक्शन की एवरेज वैल्यू, 0 से 2 पाई तक फंक्शन की एवरेज वैल्यू। ओके, जो फंक्शन ऐसा दिखता है 0 से पाई तक 0 और पाई से 2 पाई तक h के बराबर, उसकी एवरेज वैल्यू कितनी होगी? मैथमेटिकली करते हैं, वैसे तो आपको आ जाना चाहिए, बट लेट्स मी फर्स्ट डू मैथमेटिकली। 1/2 पाई, इस वाले इंटीग्रल में 1/2 पाई होता है। ओके, मैंने खुद इसमें गलती कर दी थी बाकी पार्ट्स में, बट 1/2 पाई इंटीग्रल 0 to पाई, जो गिवन फंक्शन है उसका 0 से 2 पाई इंटीग्रल कर दो। गिवन फंक्शन आपको यहाँ पे मैंने x टेंडिंग टू t इसलिए लिखा है, हमने जहाँ कैलकुलेशन की होगी पिछला एनालिसिस, वहाँ हमारा वेरिएबल x था, अब t है। ओके, आपका फंक्शन आपको पीस वाइज कंटिन्यूस दे रखा है, फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है, 0 से पाई तक वैल्यू पता है, कांस्टेंट है उस रीजन में, और पाई से 2 पाई तक भी कांस्टेंट है, लेकिन वैल्यू अलग है, यहाँ 0 है, यहाँ h। तो अपने इंटीग्रेशन को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दो, 0 से पाई तक वैल्यू 0 रख दो फंक्शन की, और पाई से 2 पाई तक h। ये दोनों इंटीग्रल्स वेरी वेरी सिंपल। ये इंटीग्रल तो ख़त्म हो गया, यहाँ h बाहर आया, dt का इंटीग्रल t, लिमिट्स रखी 2 पाई, इवेल्युएट किया h/2, जो फर्स्ट कोफिशिएंट है वो h/2। अगर मैं सिग्नल के टर्म में बात करूँ, ये हमारे सिग्नल की एवरेज वैल्यू है। एवरेज कैसे? 0 से 2 पाई तक, माना आप वोल्टेज सिग्नल सोचिए, 0 से पाई सेकंड्स तक सिग्नल की वैल्यू 0 है, 0 वोल्ट्स, और उसके बाद पाई से लेकर 2 पाई तक उतने ही समय तक सिग्नल h वोल्ट्स का मिलता है आपको। तो पूरे इंटरवल में उस सिग्नल एवरेज कितने वोल्ट का मिला? h/2 का। आधे समय तक 0 वोल्ट का, आधे समय तक h वोल्ट्स का, तो एवरेज कितना मिला? h/2। इसीलिए इस वैल्यू को हम कई बार डीसी वैल्यू भी कहते हैं। देखो, यहाँ तो हम इस सिग्नल का एनालिसिस कर रहे हैं, स्क्वायर वेव का। मोस्ट जनरली आपके पास किसी भी प्रकार का सिग्नल हो सकता है, वोल्टेज के टर्म्स में आप सोचिए, आपका ऐसा भी सिग्नल हो सकता है 0 से 2 पाई के बीच, ये 2 पाई है, माना सिग्नल का बिहेवियर ऐसा है, ये ऐसा कोई बिहेवियर है अजीब सा। ओके, फ्लक्चुएट हो रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन इसकी भी एक एवरेज वैल्यू होगी पूरे साइकिल में। ये तो कभी बहुत हाई पॉजिटिव बन रहा है, फिर नेगेटिव जा रहा है बहुत ज़्यादा, फिर पॉजिटिव में फ्लक्चुएशन, और पता नहीं किस तरह का बिहेवियर है, लेकिन इसकी जो एवरेज वैल्यू होगी वो ये है। आप एवरेज ऐसी तो कंप्यूट करते हैं, केवल ये इंटीग्रल का मतलब क्या है? किसी फंक्शन का इंटीग्रल किया 0 से 2 पाई तक, मतलब एरिया अंडर द कर्व, उस कर्व ने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया 0 से 2 पाई तक, और उसको डिवाइड कर दिया 2 पाई से, तो आपको a0 की वैल्यू मिल गई। इसको समझ रहे हैं आप? इस केस में आप समझें, इस कर्व ने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया अगर आप कैलकुलेट करें तो, यहाँ से यहाँ तक तो एक कर्व एक्स एक्सिस के साथ मैच कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक तो इसका एरिया 0 है, और यहाँ से यहाँ तक इसने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया? लेंथ है पाई, 2 पाई माइनस पाई, और हाइट है h। इस कर्व ने कितना एरिया ऑक्यूपाई किया? h टाइम्स पाई। ये जो इंटीग्रल बना, केवल इंटीग्रल वाला पार्ट बना, ये h पाई क्यों बना? h पाई। ये एरिया जो है, अगर मैं इसे शेड कर दूँ, ये एरिया, यहाँ तो कुछ एरिया नहीं है, ये इस कर्व ने 0 से 2 पाई तक कुल कितना एरिया ऑक्यूपाई किया? h पाई। अब अगर मैं एक ऐसा सिग्नल लेता जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती, वैल्यू कांस्टेंट वाला सिग्नल कैसा होता है? डीसी सिग्नल। डीसी सिग्नल को अगर आप वोल्टेज के टर्म्स में एक्सप्रेस करें, टाइम के साथ उसका वोल्टेज कैसा होता है? माना कोई सिग्नल है जो हमेशा 7 वोल्ट का है, तो पॉसिबली वो सिग्नल आप ऐसे दिखाएंगे 7, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 7 7 7। कोई सिग्नल है 9 वोल्ट का, हमेशा 9 9 9 है। पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस जो सिग्नल होता है उसे हम डीसी सिग्नल कह सकते हैं, अगर वोल्टेज के टर्म में सोचते हैं डीसी। -3 वोल्ट का सिग्नल है, हमेशा फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है, -3 ओके। तो अब अगर मैं एक सिग्नल ठीक h/2 हाइट का लूँ, डीसी सिग्नल h/2 हाइट का, हमेशा कांस्टेंट, वो इसकी तरह वेरी नहीं कर रहा है हमारे गिवन सिग्नल की तरह, हमेशा h/2 हाइट पे है, तो ये सिग्नल भी कितना एरिया ऑक्यूपाई करता? ये जो नया सिग्नल है ये वाला, इस समय हाइट कितनी है? h/2, और विड्थ कितनी है? 2 पाई। 2 पाई इंटू h/2 आप करें, 2 का फैक्टर कैंसिल, वो 2 पाई जो है, ये जो डिवीज़न का फैक्टर है इसे इधर ले जाओ, 2 पाई टाइम्स a0, 2 पाई टाइम्स ये a0 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए अगर हमें h/2 पता नहीं है? 2 पाई टाइम्स डीसी सिग्नल की स्ट्रेंथ कितनी हो ताकि वो उतना ही एरिया ऑक्यूपाई करे जितना ओरिजिनल सिग्नल ऑक्यूपाई कर रहा था। ओके, तो इसीलिए एरिया अंडर द ओरिजिनल कर्व 0 से 2 पाई निकालो, या
एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसे आप जनरल केस में भी समझ लीजिए। माना कोई सिग्नल ऐसा है, ठीक है, इसके लिए आपने A0 कोफिशिएंट कुछ निकाला, माना इसके लिए A0 कोफिशिएंट 3 बना, माना 3 यहाँ पे है, तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक एक रेक्टेंगल बनाऊँ 0 से 2 पाई तक, तो 3 हाइट का ये रेक्टेंगल 0 से 2 पाई तक उतना ही एरिया ऑक्यूपाई कर रहा होगा जितना हमारा एक्चुअल जो हमें फंक्शन दे रखा था, जो कि बड़ा अजीब सा था, वो 0 से 2 पाई तक कुल जितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा था उतना ये नया रेक्टेंगल भी ऑक्यूपाई करेगा। ओके, लेकिन ये नया रेक्टेंगल कैसा है, इस रेक्टेंगल की हाइट कांस्टेंट है, इस फंक्शन की हाइट कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब डीसी वैल्यू। ये डीसी वैल्यू का सिग्नल, अब मैं वोल्टेज के टर्म्स में बात कर रहा हूँ, ये डीसी वैल्यू का सिग्नल उतना ही एरिया ऑक्यूपाई करता है 0 से 2 पाई तक जितना हमारे एक्चुअल सिग्नल ने किया था। ओके, तो इसीलिए ये 2 पाई के फैक्टर से अगर हम डिवाइड कर दें तो ये उस फंक्शन की एवरेज वैल्यू को डिक्टेट करता है। तो ये एक जनरल फीचर है, ये जो फैक्टर है ये फंक्शन की एवरेज वैल्यू को बताएगा। ओके, तो लेकिन मैथमेटिकली फूरियर एनालिसिस में जो आपने किया केवल एक इंटीग्रल इवैल्यूएट किया, और वेरी सिंपली। ओके, दूसरा कोफिशिएंट, इसकी मैं बात बाद में करूँगा। ओके, शिफ्टिंग दिस an कोफिशिएंट, डेफिनेशन ये थी, अब मैंने यहाँ पे गलती कर दी थी, देखिए, क्योंकि 2 पाई का फैक्टर मैंने पिछले इंटीग्रल में लिखा, मैं यहाँ भी 2 लिख लिया था मैंने, फिर मेरे को बाद में करेक्ट करना पड़ा अपने को। ओके, गिवन फंक्शन को cos nx dx से मल्टीप्लाई करके 0 से 2 पाई इंटीग्रेट करें, लेकिन हमने x को t से रिप्लेस कर दिया है, तो cos nt dt से 0 से 2 पाई तक करें, n बराबर 1 2 3 सारे एक साथ निकल के आ जाएंगे, a1 a2 a3 सब। गिवन फंक्शन पीस वाइज कंटिन्यूस है 0 से पाई तक और पाई से 2 पाई तक, दो लिमिट्स में ब्रेक करो। 0 से पाई तक गिवन फंक्शन 0 है, स्क्वायर वेव, और पाई से 2 पाई तक h, ये इंटीग्रल 0 हो गया, h कांस्टेंट, cos nt का इंटीग्रल sin nt ओवर n, लिमिट्स फ्रॉम पाई टू 2 पाई, लिमिट्स पुट करें, वर्ड फॉर्म कांस्टेंट्स, sin 2 पाई n, साइन फंक्शन जो होता है साइन 0 भी 0 होता है, साइन प्लस माइनस पाई भी 0 होता है, प्लस माइनस 2 पाई, प्लस माइनस 3 पाई। यहाँ आपको ध्यान ये रखना है ये n इंटीजर होना है, 1 भी हो सकता है 2 भी, अगर आप a1 निकाल रहे होंगे तो n की जगह 1 रखेंगे, 2 निकाल रहे होंगे 2 रखेंगे, 3, तो n को अलग अलग वैल्यू देंगे। लेकिन n कितना भी हो, ये साइन पाई बनेगा या 2 पाई बनेगा या 3 पाई बनेगा या 4 पाई बनेगा या 5 पाई, 0, साइन इन सारी लोकेशंस पे 0 होता है। और ये या तो साइन 2 पाई बनेगा n की जगह 1, 0 नहीं है, 0 वाले केस नहीं डील कर रहे हैं यहाँ से। ओके, 2 पाई या 4 पाई या 6 पाई वो भी 0 होता है, तो इसने हमेशा 0 ही बनना है, 0 0, सारे an कोफिशिएंट्स ख़त्म, कुछ नहीं, सिंपल। आपके पास एटलीस्ट जो एग्जांपल्स हैं वहाँ पे हमारे बहुत सिंपल इंटीग्रल्स होंगे। ओके, एक साथ सारे के सारे an कोफिशिएंट्स क्या हो गए, ख़त्म हो गए। an कोफिशिएंट किसके होते हैं, कोसाइन सीरीज़ के, इवन वाली जो सीरीज़ होती है उसे हम इवन सीरीज़ भी कहते हैं, इवन वाले, और उन्हें मैं शॉर्ट में इवन कोफिशिएंट्स कह रहा हूँ मैं, an हमारे इवन कोफिशिएंट है, सारे के सारे इवन कोफिशिएंट खत्म हो गए, केवल ऐसा नहीं कि a1 और a2 खत्म हुए और a7 बचा हुआ है, और सारे a खत्म हो गए, ऑल a कोफिशिएंट्स हैव वैनिस्ड, ऑल द इवन कोफिशिएंट, द कोसाइन सीरीज हैव वैनिस्ड। इसका मतलब क्या है, हमारे उस सिग्नल में, सिग्नल मतलब ये स्क्वायर वेव के फूरियर एनालिसिस में आपको कोसाइन सिग्नल्स नहीं मिलेंगे। एक्सपेंशन होता है an cos n t, an सारे के सारे 0 हैं, कोसाइन है ही नहीं। हाँ, क्योंकि a0 एक तरह से cos 0 का कोफिशिएंट होता है, a0 टर्म उस इनफाइनाइट सीरीज में से 0th वाले कोफिशिएंट को अलग करते हैं तब मिलता है, a0 cos 0t। एक सेंस में आप बोल सकते हैं हाँ कोसाइन का एक टर्म है, पर वो कोसाइन कौन सा है, 0 फ्रीक्वेंसी का, cos 0t का कोफिशिएंट है, तो उस सेंस में आप कह सकते हैं हाँ कोसाइन में से एक टर्म बचता है, लेकिन वो डीसी टर्म है, कांस्टेंट वाला टर्म है, वो एक्चुअली हार्मोनिक नहीं है, वो तो कांस्टेंट टर्म है। बट मैथमेटिकली कांस्टेंट टर्म को आप हमेशा cos 0t कह सकते हैं, cos 0t 1 होता है, तो उसे आप 0 फ्रीक्वेंसी का कोसाइन भी कह सकते हैं, बट अदरवाइज इसमें वो है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पूरी की पूरी कोसाइन सीरीज़ ख़त्म हो गई, उसका रीज़न आपको बाद में यहाँ क्लियर होगा। इस फंक्शन के बजाय अगर मैं इस फंक्शन का एनालिसिस कर रहा होता 0 से 2 पाई तक ही, अगर मैं इसे h/2 घटा के एनालिसिस कर रहा होता, पूरे सिग्नल को h/2 कम करके, तो पूरे सिग्नल को अगर हम h/2 कम करते तो जहाँ पे वो 0 है वहाँ वो -h/2 बनता, और जहाँ प्लस h है वहाँ प्लस h/2, तब ये क्या बनता, ऑड फंक्शन। अगर मैं इस ऑड फंक्शन का एनालिसिस करता तो ये वाला टर्म भी ख़त्म हो जाता, a0 भी ख़त्म हो जाता, और an तो सारे के सारे ख़त्म होते ही होते जैसे यहाँ हो रहे हैं, और तब केवल बचते bn। ओके, बस, पर अभी के लिए हम मैथमेटिकली जस्ट bn को इवेलुएट करें। अगेन मैंने यहाँ फिर गलती कर दी थी, बट 1/2 पाई, गिवन फंक्शन को sin nt से मल्टीप्लाई करो 0 से 2 पाई, अगेन वही चीज़,
पीस वाइज कंटिन्यूस, 0 से पाई तक फंक्शन की वैल्यू 0 दे रखी है, पाई से 2 पाई तक h दे रखी है, ये इंटीग्रल 0, साइन एंटी का इंटीग्रल माइनस कॉस एंटी ओवर एन, लिमिट्स पुट की यहाँ तक, ठीक है। अब पहले तो आपको ये सीधे ये वैल्यू निकालनी इतनी आ जानी चाहिए, ओके, कि ये h अपॉन एन पाई का फैक्टर तो ये है। अब इसके बाद इन फंक्शंस का जो ये डिफरेंस है कॉस एन पाई माइनस कॉस 2 एन पाई, ये n के नेचर पे डिपेंड करेगा। नेचर से मतलब n इवन है या ऑड है, क्योंकि n कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी, सारे b आपको निकालने हैं, ओके। आप अलग अलग मत निकालिए, एक ही बार कर लीजिए लास्ट में, लेकिन आपको केवल इवन ऑड केस के लिए 2 अलग अलग केस डील करने पड़ेंगे। आंसर ये है, लेकिन कैसे निकालना है, चलिए हाँ इस पॉइंट पे थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। मैंने ये आंसर सीधे वैसे लिख दिया था, लेकिन बाद में मैंने इसे किया, लेट्स सी दिस वे, cos 2n पाई, cos 2n हमारा इंटीजर है, या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा, 2 से मल्टीप्लाई होके इवन इंटीजर बन जाएगा, या तो 2 पाई या 4 पाई या 6 पाई या 8 पाई। ये 3 पाई नहीं बन सकता, क्योंकि n ने इंटीजर होना है और पहले वो 2 से मल्टीप्लाइड है और पाई तब है, ओके। तो 2 पाई 4 पाई 6 पाई, 2 पाई 4 पाई 6 पाई मतलब एंगल वाइज अगर आप सोचें, 2 पाई मतलब एक कंप्लीट रोटेशन, 0 डिग्री वाली पोजीशन पे आ जाते हैं, 4 पाई मतलब 2 रोटेशन के बाद 0 डिग्री पे आ गए। बेसिकली cos 0 की बात हो रही है, cos 0 कितना होता है 1, मतलब 2n पाई। आपको आगे ये पता भी होगा, पर अगर नहीं पता है तो इन नोशंस को क्लियर करें, क्योंकि फूरियर एनालिसिस में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, लास्ट में इसी तरह के टर्म्स आएंगे। cos 2n पाई होता है 1 के बराबर, ये वाला टर्म हमेशा 1 होगा, n कुछ भी हो, 1 हो 2 हो 3 हो 7 हो 1000 हो 50,000 हो, n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, इसने 1 बनना है, तो ये टर्म तो 1 हो गया, ठीक है, क्योंकि 2n क्या है इवन। अच्छा, लेकिन cos n पाई, cos n पाई में ये आप आर्गूमेंट अप्लाई नहीं कर सकते। cos का बिहेवियर कैसा होता है, cos 0 तो 1 होता है, 0 पे वैल्यू 1 होती है, और पाई पे वैल्यू होती है -1, 0 1 cos पाई -1, फिर cos 2 पाई फिर से +1 होता है, और cos 3 पाई फिर से -1 होता है। तो cos n पाई का जो रिजल्ट है इसका वो ये है -1 टू द पावर n। होपफुली आपको पता होगा, बट इस फॉर्म में आपको ये एक्सप्रेशन याद रहे तो ये इस फॉर्म में तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको पता ही होगा, ओके। cos 0 1 होता है, cos पाई -1 होता है, फिर उसमें पाई और बढ़ाएं 2 पाई कर दें, cos 2 पाई फिर से +1 हो जाता है, फिर cos 3 पाई -1, cos 4 पाई +1। लेकिन उसको जनरल फॉर्म में आपको इस तरह के एक्सप्रेशंस याद होने चाहिए। cos और साइन की वैल्यू 0 पे, π/2 पे, पाई पे, 3π/2, इनकी जनरल एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके के आपको याद होने चाहिए, ओके। जैसे cos n पाई -1 पावर n, n अगर इवन है, पहले ऑड की बात करें, 1 या 3 या 5, 1 पाई और फिर 2 पाई छोड़ के सीधे 3 पाई और फिर 5 पाई, 1 3 5, तो वैल्यू -1 होती है n अगर ऑड है, और n अगर इवन है तो -1 का या तो स्क्वायर बनेगा या पावर 4 बनेगा या पावर 6 +1 हो जाता है, तो ये ओके। तो जनरल आंसर आपने निकाल दिया, बस आपको ये पता होने चाहिए थे, ओके। नहीं तो फिर आपको अलग अलग केस करना पड़ेगा, ओके। B1 को अलग डील करो, B2 को अलग, B3 को, B4 को, फिर पैटर्न देखो, लेकिन आप सीधे ये कर सकते हैं, ओके। और -1 पावर n को अब आप इस टर्म के साथ इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके देखें, अगर n इवन है तो ये +1 बनेगा, 1 में से 1 गया 0, और n अगर ऑड है तो ये भी -1 बनेगा, -1 में मिलके -2। इसीलिए मैंने सीधे यहाँ लिख दिया था h/n पाई के फैक्टर के अलावा ये जो दो कोसाइंस हैं इनका सब्ट्रैक्शन या तो 0 बनेगा, जब n इवन होगा तो 0 बनेगा, और n ऑड होगा तो 2, ओके। इस चीज़ को थोड़ा केयरफुली कीजिए, है ये बहुत एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, बट आप अगर लास्ट में इसी स्टेप पे गड़बड़ कर देंगे तो आपका फूरियर एनालिसिस गड़बड़ा जाएगा। बाकी कुछ नॉर्मली आप बाकी फंक्शंस के लिए भी फूरियर एनालिसिस करेंगे, लास्ट में कुछ इसी तरह के टर्म्स आपको मिलते हैं। सो डू दिस पॉइंट वेरी वेरी केयरफुली, ओके। अदरवाइज मैथमेटिकली आपको फूरियर एनालिसिस में आपके लेवल की एक्सरसाइज में कुछ करना नहीं है, ओके। सिंपल इंटीग्रल्स होंगे। तो आप देख रहे हैं bn होते हैं साइन के कोफिशिएंट, लेकिन उन कोफिशिएंट्स में भी आप देख रहे हैं b1 b2 b3 b4, जब जब n इवन है, b2 या b4 या b6 या b8, वो सारे के सारे 0 हैं। सर्वाइव केवल कौन से वाले कोफिशिएंट्स कर रहे हैं, b वाली सीरीज़ में भी केवल कौन से कोफिशिएंट सर्वाइव कर रहे हैं, ऑड वाले, b1 b3 b5 b7, और उनका एम्पलीट्यूड कितना है, bn उस करस्पॉन्डिंग साइन वेव का एम्पलीट्यूड होता है। तो साइन में भी सारी की सारी वेव नहीं है, कोसाइन की तो एक भी वेव नहीं थी, an तो सारे ही 0 हो गए थे। bn में भी जो इवन वाले हैं वो नहीं है प्रेजेंट, वो स्पेनिश हो गए हैं, ऑड वाले प्रेजेंट हैं। उन ऑड वालों का भी बिहेवियर कैसा है, -2 और h और पाई तो कांस्टेंट है, 1/n का फैक्टर आपके पास डिनोमिनेटर में है, n बराबर 1 के लिए डिनोमिनेटर में 1 है, n बराबर 3 के लिए डिनोमिनेटर में 3 है, n बराबर 5 के लिए 5।
बड़े और बड़े और बड़े ऑड नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं, मतलब एम्पलीट्यूड धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम। केवल ओनली द ऑड साइन हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, और उनका भी एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओके, माइनस साइन तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। माइनस साइन तो ये बताता है साइन एक्स फंक्शन अगर ये होता है, अगर ये साइन है तो माइनस साइन एक्स ये होता है, ये जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस। ओके, तो वो नहीं, लेकिन 1/n का फैक्टर जो है, जैसे जैसे आप n की हायर वैल्यू पे जाएंगे, n अगर इवन है तब तो जीरो, पर n अगर ऑड है तो ये bn जो है इसकी वैल्यू, n माना आप गए 999 पे, तो ये कोफिशेंट h अपॉन -2h/पाई वो तो कांस्टेंट है, बट इन 999 वेरी स्मॉल एम्पलीट्यूड। तो हायर हार्मोनिक्स जो हैं साइन वाले केवल ऑड वाले प्रेजेंट हैं, ये तो ठीक है, लेकिन हायर हार्मोनिक्स का एम्पलीट्यूड भी क्या हो रहा है, कम 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 होते जा रहा है। ओके, तो लास्ट में हमारा एनालिसिस ये रहा। लास्ट में आंसर को समराइज़ करके शायद इस तरह से हम लिख सकते हैं, स्क्वायर वेव जो कि हमें ये गिवन थी उसके लिए A0 कोफिशिएंट है h/2, AN कोफिशिएंट फॉर ऑल n 0 हैं, और BN कोफिशिएंट ये रहे। इसको मैंने पहले पुराना वाला रिजल्ट लिखा है, बाद में ये -2 का फैक्टर मैं यहाँ ले आया, क्योंकि जीरो से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब जीरो है तब जीरो है। -2h/n इंटू जीरो when n is even, -2h/n इंटू 1 when n is odd। आप इसे ऐसा सोच सकते हैं, ऐसा लिखना मत, ये क्रोनेकर डेल्टा की मदद से मैंने लिखने की कोशिश की, लेकिन क्रोनेकर डेल्टा में 2 इंडेक्स होते हैं। यहाँ मैंने क्रोनेकर डेल्टा इस तरह से लिखा है, डेल्टा n कॉमा ऑड। मेरा सेंस ये है अगर n ऑड होगा तो ये 1 बनेगा, और n अगर इवन होगा तो 0, और ये 0 हो गया तो पूरा कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। n जब इवन है तो bn कोफिशिएंट 0 होता है, b2 b4 b6 b8 सारे 0 हैं। b1 b3 b5 में सर्वाइव करता है, उस समय ये 1 बनेगा, और यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी। सी दिस फैक्टर ऑफ 1/n इन डिनोमिनेटर। इसका मतलब जो हायर सर्वाइविंग साइन हार्मोनिक्स हैं, साइन में भी सारे हार्मोनिक्स सर्वाइव नहीं कर रहे हैं। साइन 1x तो रहता है, पर साइन 2x नहीं रहता है, इवन वाला नहीं रहता है। फिर साइन 3x रहता है, फिर 4x नहीं रहता है, फिर साइन 5x नहीं, t है यहाँ पे, 5t रहता है, 7t रहता है, 9t, केवल ऑड हार्मोनिक्स हैं। तो केवल जो सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन उनका एम्पलीट्यूड भी क्या हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है। n की वैल्यू बढ़ रही है, एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। तो हायर जो हार्मोनिक्स हैं उनका एम्पलीट्यूड कम। ये आपको फूरियर एनालिसिस में वैसे भी जनरल देखने को मिलेगा, किसी पॉइंट के बाद के जो हार्मोनिक्स हैं उनका एम्पलीट्यूड क्या होगा, कम 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 होता जाएगा। ओके, ये मैंने एम्पलीट्यूड्स लिखे हैं केवल साइन वालों के। ये जो साइन bn की वैल्यू है, इसको n की अलग अलग वैल्यू के लिए, n बराबर 1 के लिए ये कोफिशिएंट कितना बन रहा है, n की जगह 1 रखो, -2h/1 n की जगह 2, n की जगह 2 के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना है, n = 2 इवन है, उस केस में 0 हो जाता है। n = 3 -2h/3 n = 4 फिर से 0, n = 5 -2h/5 0। तो ये तो n की अलग अलग वैल्यू के लिए जो साइन वेव्स मौजूद हैं उस सिग्नल में, उनके एम्पलीट्यूड ये हैं, दिस। तो अब मैं अपना आंसर कंप्लीट करके लिख सकता हूँ। गिवन हमारी स्क्वायर वेव जो थी ft, जो कि यहाँ पे लिख रखा है इस फॉर्म की, फूरियर एनालिसिस से मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ। ये लाइन मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट मैंने पहली बार हम फूरियर एनालिसिस कर रहे हैं इसलिए समझाने के लिए लिखी है। h/2 DC वैल्यू cos nt, लेकिन कोसाइन के सारे कोफिशिएंट an 0 थे, वो 0 रख दिए। साइन nt bn से मल्टीप्लाई होता है, लेकिन bn कोफिशिएंट इवन केस में ख़त्म हो जाते हैं। तो अब मैंने सीरीज़ का सम तो लिखा है, लेकिन ये सम केवल ऑड वैल्यूज़ के ऊपर है, n = 1 के लिए, और n = 3 के लिए, और 5 और 7, और ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक, लेकिन केवल ऑड। और ऑड वाले bn कोफिशिएंट की वैल्यू -2h/n5, दिस -2h/n5। ये एक्सपैंड करके अगर आप इस सीरीज़ के शुरू के कुछ टर्म लिख दें, -2h/1 n की जगह 1 रखा, तो इस n की जगह भी 1। साइन 1t वाला सिग्नल है मौजूद, जिसे मैं हार्मोनिक्स कहता हूँ। ओके, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और उसका एम्पलीट्यूड कितना है, -2h/1। माइनस तो केवल डायरेक्शन बता रहा है कि एम्पलीट्यूड ऊपर की ओर है कि नीचे की ओर, ओके, पॉजिटिव नेगेटिव की साइड में, लेकिन एम्पलीट्यूड 2h/π का है। साइन 3t वाली वेव भी है, उसका एम्पलीट्यूड 2h/3π, इसका भी 1/3, 2h/π में 1/3 का फैक्टर और आ गया। साइन 5t वाला सिग्नल भी है, ये वाला हार्मोनिक्स भी मौजूद है। इस चीज़ का सेंस क्या है? स्क्वायर वेव को आप ऐसे भी सोच सकते हैं, अगर आप वोल्टेज के टर्म्स में सोचें, आप किसी सर्किट में इस तरह का वोल्टेज फ्लो करना चाह रहे हैं, कुछ समय तक 0 वोल्टेज और कुछ समय तक h वोल्टेज, बराबर समय तक 0, बराबर समय तक h वोल्टेज, h वोल्ट्स। आप उस सर्किट में अगर ये सारी करंट्स एक साथ फ्लो करें, ये सारे पोटेंशियल डिफरेंस एक साथ अप्लाई करें, एक DC पोटेंशियल h/2 का, h का नहीं, h/2 का, और साथ में एक साइन वेव
जिसका एम्पलीट्यूड हो 2h/पाई का, और एक साइन 3t उससे तिगुनी फ्रीक्वेंसी की एक साइन वेव जिसका एम्पलीट्यूड हो 2h/3 पाई का, और उससे 5 गुना फंडामेंटल के 5 गुना फ्रीक्वेंसी की एक साइन वेव जिसका एम्पलीट्यूड और भी कम हो 2h/पाई, जितना इसका एम्पलीट्यूड था उससे भी 1/5, और एक साइन 70 वाली वेव फ्रीक्वेंसी 7 गुना और एम्पलीट्यूड 1/7, और एक साइन 90 वेव और एम्पलीट्यूड 1/9, और ऐसी इन्फाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स अगर आप एक साथ उसी वायर में या उसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में फ्लो करा सकते हैं तो इनका असर भी वही होगा मैथमेटिकली जो ओरिजिनली इस फंक्शन का था। ओके, और 2h/पाई का फैक्टर अगर मैं कॉमन ले लूँ sin t/t 3t, इस ये फैक्टर कांस्टेंट है, इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है इंपॉर्टेंट, बट इस फैक्टर से ज़्यादा सबसे ज़्यादा जिन्हें हम हार्मोनिक्स कहते हैं वो नेचर यहाँ है। इस सिग्नल में कौन कौन सी वेव्स प्रेजेंट हैं, कोसाइंस तो नहीं है, साइन भी केवल ऑड फ्रीक्वेंसी के हैं 1, 3, 5, और उनके एम्पलीट्यूड्स का रेशियो क्या है, ये हर एक नंबर -2h/पाई से तो मल्टीप्लाइड है तो रेशियो में तो ये नहीं आएगा। उनके खुद के एम्पलीट्यूड्स का रेशियो क्या है 1:3:5:7, केवल ऑड वाली फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट हैं और उनका भी आपस में रेशियो क्या है 1:3:5:7 एंड सो ऑन। ये सो अपार्ट फ्रॉम दिस फैक्टर ऑफ h/2 ओनली दी ऑड हार्मोनिक्स केवल साइन फंक्शन मौजूद हैं। और जब मैं ये ऑड लिखता हूँ इसका मतलब मेरा 1, 3, 5 से नहीं है, हम साइंस को ऑड हार्मोनिक्स कहते हैं, कोसाइन को इवन हार्मोनिक्स कहते हैं। माना किसी फंक्शन के एनालिसिस में आपको साइन और कोसाइन दोनों टर्म मिले तो आप कहेंगे उसमें इवन हार्मोनिक्स भी प्रेजेंट हैं और ऑड भी प्रेजेंट हैं। अगर किसी में केवल कोसाइन टर्म्स मिले, चाहे कोई से वाले भी, केवल cos 2x cos 4x मिले या 1, 3x 5 कोई भी मिले, उसे आप कहेंगे इवन हार्मोनिक्स। इस समय केवल साइन मिले तो केवल ऑड हार्मोनिक्स हैं। और वो ऑड हार्मोनिक्स भी कौन से हैं, केवल ऑड फ्रीक्वेंसी वाले। साइन में भी 2x 2t 4t 6t नहीं है, ऑड हार्मोनिक्स का मतलब तो साइन, और साइन भी कौन से वाले, ऑड फ्रीक्वेंसी वाले, t वाला 3t वाला 5t वाला। ओके, उनकी फ्रीक्वेंसी 1, 3, 5 वाली है। और एम्पलीट्यूड कितने, इसका एम्पलीट्यूड का रेशियो अगर इसका एम्पलीट्यूड 1 है तो इसका 1/3, इसका 1/5। तो ये इन्फॉर्मेशन लास्ट में आपको मिली। ओके, मैथमेटिकली तो आप कर लेंगे, मैथमेटिकली फूरियर एनालिसिस करने का मतलब 3 इंटीग्रल करना, बट द वे यू मस्ट अंडरस्टैंड इज ये क्या फिजिक्स डिपिक्ट कर रहा है। फिजिक्स ये डिपिक्ट हुई वो जो स्क्वायर वेव सिग्नल था वो इक्विवेलेंट है, उसको मैथमेटिकली आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं केवल साइन वेव्स को ऐड करके। लेकिन कैसी लेनी है वो साइन वेव्स, साइन t वाली वेव चाहिए, 2t वाली नहीं चाहिए, फिर साइन 3t वाली वेव चाहिए, लेकिन साइन 3t वाली का एम्पलीट्यूड इस वाले का 1/3 लेना पड़ेगा। फिर साइन 4t वाली वेव भी नहीं चाहिए, साइन 5t वाली वेव चाहिए, और उसका एम्पलीट्यूड इस ओरिजिनल वेव, इसे मैं ओरिजिनल वेव कह रहा हूँ फंडामेंटल, इसके एम्पलीट्यूड का 1/5 इसका एम्पलीट्यूड लेना है। इन सारी वेव्स को एक साथ लो, ठीक है, और साथ में एक कांस्टेंट भी अगर आप ऐड कर देंगे तो आपका स्क्वायर वेव सिग्नल क्या होगा, बन जाएगा। मैं इस फैक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, इसे भी एडजस्ट कर सकते हैं, बट दिस। और यहाँ पे आप जो मैं वो बात कह रहा था वो भी आपको क्लियर हो जाएगी मैथमेटिकली। देखिए, अगर ये h/2 का फैक्टर मैं यहाँ ट्रांसफ़र कर दूँ ft - h/2, तो अब ये तो कांस्टेंट है, अब केवल साइन कंपोनेंट्स बचे, केवल साइन कंपोनेंट्स। ये साइन फंक्शन ऑड, ये फंक्शन अब क्या है, ऑड फंक्शन। अगर मैं अपने ओरिजिनल फंक्शन में h/2 घटा देता तो वो प्योरली क्या बन जाता है, एक ऑड फंक्शन। अपने गिवन सिग्नल को अगर मैं h/2 कम कर देता तो ये -h/2 बनता और ये +h/2, जो मैं आपको ये एनालिसिस कह रहा हूँ। ओके, हम इस एनालिसिस को फ्रेश स्टार्ट ऐसे कर सकते हैं, इस जीरो की जगह आप -h/2 लो, इस रीजन में वैल्यू -h/2 और इस रीजन में वैल्यू +h/2। इनफैक्ट मैं आपको सवाल की तरह देता हूँ, माना मैंने आपको एक फंक्शन दिया, मैं उसे भी स्क्वायर वेव ही कहूँगा, बट वो स्क्वायर वेव ये वाली है, 0 से पाई तक उसकी वैल्यू -h/2 और पाई से 2 पाई तक वैल्यू उसकी +h/2। तो उस वाली साइन वेव, उस वाली स्क्वायर वेव का अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आंसर मैं आपको ये मिलेगा। मैं आंसर आपको पहले ही दे रहा हूँ, आपको ये टर्म भी नहीं मिलेगा, जो आपकी एवरेज वैल्यू है वो बनेगी 0 और बाकी आपको ये टर्म्स मिलेंगे। सो ट्राई डूइंग दैट। ओके, दिस वही चीज़ मैंने यहाँ पे कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखी है। ओके, दिस इस चीज़ को थोड़ा ग्राफिकली लास्ट में समझने की कोशिश कीजिए, हमने किया क्या है। देखिए, मैथमेटिक्स करना बहुत आसान है, फूरियर एनालिसिस की कुछ नहीं करना है, 3 इंटीग्रल्स करने हैं और आपके लेवल पे वो इंटीग्रल बहुत आसान होने वाले हैं, जो आप पे एग्जाम्पल हैं। हमने पहले एक ऑर्थोगोनल बेसिस की बात की, मैंने ऑर्थो नॉर्मल नहीं लिखा क्योंकि उसमें इंटीग्रल 1 नहीं बनता है, पाई या 2 पाई बनता है, लेकिन आपके पास एक ऑर्थोगोनल बेसिस है। ओके, जिस फिगर को मैंने पीछे कहीं किसी लेक्चर में कुछ इस तरह से दिखाया था, समथिंग लाइक दिस मैंने दिखाने की कोशिश की थी, ये वाला, ये
साइन अलग अलग साइन को आप अलग अलग डायरेक्शंस, अलग अलग कोसाइन को अलग अलग डायरेक्शंस, और वो सब आपस में क्या है, ऑर्थोगोनल, और उनकी लंबाई भी अलग अलग थी, इसलिए कुछ ऐसा भी दिखाया था। लेकिन अब मैं उस चीज़ को ऐसे दिखा रहा हूँ, ये मैंने एक सेट दिखाने की कोशिश की है। ये आपके पास उपलब्ध सामग्री है, बिल्डिंग ब्लॉक्स, जैसे मकान बनाते हैं ना ईंटों से, ऐसे किसी भी फंक्शन को बनाना है आपने 0 से 2 पाई तक। प्योरली आर्बिट्री तो नहीं हो सकता, वो डिरिचलेट कंडीशंस वाला पीस वाइज कंटिन्यूस वगैरह वाला हो, बट लेट्स मी से आर्बिट्री फंक्शन, कोई भी आर्बिट्री फंक्शन है, इन बिल्डिंग ब्लॉक्स से आप बना सकते हैं। क्या है बिल्डिंग ब्लॉक्स? एक आपको cos 0x चाहिए, कांस्टेंट वाला पार्ट, जीरो फ्रीक्वेंसी का कोसाइन, या कांस्टेंट हम इसे कहते हैं, कॉस के बजाय इसे कांस्टेंट कहते हैं, cos 0x। अलग अलग फ्रीक्वेंसी के कोसाइंस, cos 0x, cos 2x, अब मैंने बाकी प्लॉट नहीं किए, 3x, 4x, 5x, सारी फ्रीक्वेंसी के कोसाइंस, sin x, sin 2x, ये अगर बेसिस आपके पास अवेलेबल है। अब अवेलेबल होने का मतलब कि हमें फंक्शंस हाथ में थोड़ी चाहिए, इनकी प्रॉपर्टी को अगर हम जानते हैं, इनको स्टडी जानते हैं, तो इनसे हम किसी भी फंक्शन को बना सकते हैं। तो रिवर्स में फूरियर एनालिसिस कह रहा है, किसी भी फंक्शन को मैथमेटिकली इनके टर्म में आप एनालाइज कर सकते हैं। किसी फंक्शन पे किसी तरह का एनालिसिस आपने अप्लाई करना है, तो वो एनालिसिस आप उनके हिस्सों पे अप्लाई कीजिए। ये है फूरियर एनालिसिस का बेस। ये ऑर्थोगोनल बेसिस जो है, दिस सर्व्स एज ए बिल्डिंग ब्लॉक फॉर आर्बिट्री। ये इन्फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं एक, और ये इन्फाइनाइट हैं, cos x, cos 2x, 3x, 4x, 5x, इन्फाइनाइट x, sin x, sin 2x, 3x, 3x। इनको इस कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट से आप इन फंक्शंस को पिक कीजिए। ओके, किस कौन सा चाहिए और कितना चाहिए, कितना मतलब उसका एम्पलीट्यूड, और उनको मिक्स कर दें आप एक साथ, ऐड कर दें, तो आप किसी भी फंक्शन को बना सकते हैं। आपको ये वाला फंक्शन बनाना है, इसको बनाने के लिए कोसाइन फंक्शंस की ज़रूरत नहीं है, और साइन फंक्शन भी जो लेना है, साइन टी वाला फंक्शन लेना है, उसका एम्पलीट्यूड कितना लेना है, -2h/π। इस एम्पलीट्यूड का साइन फंक्शन ले लो, या ऐसे तो बोलो, पहले साइन फंक्शन लिया और उसके एम्पलीट्यूड को इतने पे एडजस्ट कर दिया, फिर साइन 3t फंक्शन लिया और उसका एम्पलीट्यूड इतना, जितना इसका लिया था उसका 1 तिहाई, और फिर साइन 5t, साइन 2t और 4t नहीं लिया, या ऐसे बोलो साइन 2t, 4t, 6t लिया, उनका एम्पलीट्यूड 0 रखा, कॉस भी लिए, उन सब का एम्पलीट्यूड 0 रखा। तो इस सेट में से ये वाला सिग्नल भी उठाओ कांस्टेंट वाला, और ये वाला भी उठाओ, इसका भी कुछ एम्पलीट्यूड सेट करो, और ये वाला भी उठाओ, इसका भी कुछ एम्पलीट्यूड, और ये वाला, और ये, और इन सब को अगर आप ऐड कर दें तो आप किसी भी सिग्नल को बना सकते हैं। 0 से 2 पाई इंटरवल में कोई भी फंक्शन के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं आपके। ये है फूरियर एनालिसिस। ओके, बाकी मैथमेटिक्स अपार्ट, मैथमेटिक्स आपको केस टू केस करनी पड़ेगी। ओके, दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट यू मस्ट ऑल्सो वो ट्राई टू अंडरस्टैंड बेसिकली फूरियर थ्योरम क्या कह रही है। 0 से 2 पाई में किसी भी फंक्शन को ऐसे ब्रेक कर सकते हैं बस। ओके, दिस पिक फ्रॉम दिस कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट with appropriate amplitudes and mix to get any desired function. For example, स्क्वायर वेव हमारी हाइट h की थी, ठीक है। मैंने यहाँ साइड में कुछ रफ कैलकुलेशंस किए हैं। 2h/π का फैक्टर जो सब एम्पलीट्यूड्स में मैंने कॉमन लिया था, वैसे वो -2h/π था, बट उसकी वैल्यू लगभग 0.64 होती है। ओके, मतलब इस वेव की जितनी भी हाइट हो, माना आप इसे वोल्टेज के टर्म में सोच रहे हैं 100 वोल्ट, फॉर एग्जाम्पल 100 में मुझे सिंप्लिसिटी हो जाएगी, माना ये कोई वोल्टेज है, किसी वायर में आधे समय तक 0 वोल्ट रहता है और बाकी आधे समय 100 वोल्ट रहता है, फिर आधे समय तक 0 वोल्ट, फिर आधे समय तक 100 वोल्ट, तो आप बोलेंगे हमारे पास एक स्क्वायर वेव है जिसकी हाइट कितनी है 100 वोल्ट्स, h बराबर 100। अब आपने ये कोफिशिएंट निकाला 2h/π, ये 0.64 बन रहा है ऑफ h। ओके, ये 2/π की वैल्यू लगभग 0.64 होती है, 64%, 64 वोल्ट के आसपास। ओके, तो ये जो अलग अलग वेव, मैंने n की अलग अलग वैल्यू के लिए कोसाइन के एम्पलीट्यूड लिखे हैं। इस एनालिसिस में जो हमने फूरियर एनालिसिस किया इस वेव का, उसमें कोसाइन तो होते ही नहीं है, लेकिन आप इसे हमेशा ऐसे कह रहे हैं, नहीं नहीं कोसाइन वाली वेव भी है, 1 वाली भी, कोसाइन t वाली भी है, लेकिन एम्पलीट्यूड कितना है 0, और कोसाइन 2t वाली भी है, उसका भी एम्पलीट्यूड 0, कॉस की सारी वेव्स का एम्पलीट्यूड कितना है 0, कॉस nt का एम्पलीट्यूड सबका 0 है। ओके, लिखने की जरूरत नहीं थी पर समझने के लिए, मतलब इस सेट में से ये वेव उठाई लेकिन कितने 0 एम्पलीट्यूड के साथ, मतलब नहीं उठाई, ये कॉस 2 वाली भी उठाई लेकिन एम्पलीट्यूड कितना 0, ये भी कोसाइन वेव्स टेक्निकली सारी की सारी पिक की, पर इनका एम्पलीट्यूड कितना रखा 0। अच्छा, उसके अलावा साइन वेव्स भी पिक करो यहाँ से। पहली वाली जो साइन वेव है उसका एम्पलीट्यूड है 64%, 2h/π, 2/π की वैल्यू 0.64 होती है, मतलब h का 64%। आपका जो ओरिजिनल सिग्नल है उसकी जो भी हाइट हो, 100 है तो 64, 10 है तो 6.4, 1 है तो 0.64, जितना भी, इस हाइट का 64%
वाला एक साइन सिग्नल लो, साइन टी के साथ जो कोफिशिएंट था 2h/π 64%। लेकिन अब यहाँ मैंने ब्लैक और रेड भी क्यों प्लॉट किया है, ये कोफिशिएंट एक्चुअली सारे के सारे नेगेटिव थे। ये ओके, नेगेटिव का मीनिंग अभी क्लियर कर दूंगा मैं, लेकिन ये और फिर साइन 2t वाला सिग्नल यहाँ भी एब्सेंट है 2 के साथ, n = 2। ये कोसाइंस के लिए कोफिशिएंट है, कोसाइन के लिए तो सारे कोफिशिएंट 0 हैं। साइन एन टी के कोफिशिएंट ये हैं। पहला वाला 64%, 64% कितना, इस हाइट का। ओके चलो पहले मैं 64% वाले को ही दिखाता हूँ। ये ब्लैक जो लाइन है, ये ब्लैक मैंने अंडरलाइन कर रखा है, ये ब्लैक लाइन एक साइन वेव है जो लगभग इस हाइट का 64% है। आप देख रहे हैं ये दोनों के बेस अगर मैच कर रहे हैं, तो ये अगर 100% के बराबर है तो ये हाइट 50 से थोड़ा ऊपर है, लगभग 64% के आसपास मैंने दिखाने की कोशिश की। एग्जैक्ट नहीं है बट ये सिग्नल साइन टी पूरे 0 से 2π इंटरवल में पूरी एक वेव फॉर्म बनाएगा, आधे साइकिल तक पॉजिटिव आधे तक नेगेटिव, साइन टी। ओके, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का साइन टी। और एम्पलीट्यूड इतना ज़्यादा भी नहीं लिया, एकदम कम भी नहीं लिया। एम्पलीट्यूड कितना लेना है, 64%। ये सिग्नल आप देखें साइन टी और एम्पलीट्यूड कितना, -2h/π इस फ्रीक्वेंसी का ये। और उससे पहले मैं इसको बताना भूल गया, जो कांस्टेंट सिग्नल है h/2 का, a0 की जो वैल्यू होती है, एक कांस्टेंट सिग्नल h/2 का, h का आधा हाइट का एक डीसी सिग्नल लो h/2 हाइट का। ये डीसी सिग्नल क्यों है, जैसे आपको सेल से वोल्टेज मिलता है वो टाइम के साथ फ्लक्चुएट नहीं करता है। h/2 है शुरू में, बाद में भी h/2 रहेगा। उसके अलावा आपने एक साइन सिग्नल लिया, लेकिन वो कितने वोल्ट का लेना है, जितनी आपको स्क्वायर वेव जो बनानी है या जो स्क्वायर वेव आपको दे रखी थी उसकी जितनी हाइट थी उतनी नहीं, उसका 64%। उस एम्पलीट्यूड का एक साइन वेव लो। लेकिन वो साइन वेव एक्चुअली ये नहीं लेनी है आपको इसको इन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये माइनस में था। तो साइन एक्स अगर ऐसा होता है तो माइनस साइन एक्स ऐसा होता है, जहाँ ये पॉजिटिव वहाँ नेगेटिव, जहाँ नेगेटिव। अभी हाइट्स थोड़ा गड़बड़ हो गई थी, बट यू अंडरस्टैंड द आइडिया। ये रेड कर्व की हाइट इस हाइट का 64% है। तो ये वाला सिग्नल लिया। उसके बाद साइन 2t वाला सिग्नल नहीं है, ये वाला सिग्नल लिया, पहला वाला साइन टी वाला। मैंने x लिखा है बट थिंक ऑफ टी, साइन टी। लेकिन इसका एम्पलीट्यूड कितना लो, 64 वोल्ट्स, माना हम 100 वोल्ट बनाना चाह रहे हैं तो 64 वोल्ट। ये वाला सिग्नल लो, इसका एम्पलीट्यूड 0 वोल्ट। साइन 2t नहीं चाहिए, साइन 2t हमारे इस एक्सपेंशन में कहीं नहीं आता है। हाँ, साइन 3t वाला सिग्नल लेना है, लेकिन उसकी हाइट कितनी लेनी है, केवल 21%। इसका भी 1/3। तो मैंने ये जो ब्लू कर्व प्लॉट किया है, ब्लू, ये लगभग ब्लैक या रेड कर्व की हाइट के, इसका एम्पलीट्यूड लगभग इसका 1/3 है, इसका लगभग 1/3। एग्जैक्ट नहीं है बट यू अंडरस्टैंड द आइडिया। 21%। अगर ये 100 वोल्ट है तो ये 21 वोल्ट मैक्सिमम पे जा रहा है, 21 वोल्ट। और पहले नेगेटिव साइड में जा रहा है क्योंकि कोफिशिएंट नेगेटिव है, ये वाला भी, ये नेगेटिव, ये। अब मैंने यहाँ केवल 2 साइन वेव्स दिखाई हैं, साइन टी, साइन 3t। अब एक साइन 5t वाली वेव भी आएगी। देखो साइन 3t का क्या हुआ, इतने इंटरवल में 3 साइकिल्स हैं, एक नेगेटिव पॉजिटिव की एक साइकिल, नेगेटिव पॉजिटिव की दूसरी साइकिल, नेगेटिव, 3 साइकिल। साइन 5t के इसी इंटरवल में 5 साइकिल हो जाएंगी 0 से 2π तक, 5 गुना फ्रीक्वेंसी है। लेकिन उसका एम्पलीट्यूड और भी कम होगा, उसका एम्पलीट्यूड इसका भी 1/5, लगभग 13%। अगर ये 100 वोल्ट है, 13 वोल्ट, 1/10, बहुत छोटी वेव, छोटी मतलब एम्पलीट्यूड वाइज छोटी, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, एम्पलीट्यूड कम हो रहा है। साइन 5t, साइन 70 और भी कम एम्पलीट्यूड। उन इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइन वेव्स को और साथ में इस डीसी सिग्नल को अगर आप किसी वायर में एक साथ फ्लो करा सकें, तो उस सिस्टम पे अगर आप एक वोल्टमीटर अप्लाई करेंगे, वोल्टमीटर लगाएंगे, तो वो आपको वोल्टेज की रीडिंग ऐसे दिखाएगा, आधे समय तक वोल्टेज 0 और आधे समय तक वोल्टेज h। आप ये मल्टीपल सिग्नल्स फ्लो करा रहे हैं वायर में, ये वाला कांस्टेंट वाला प्लस साइन t इस एम्पलीट्यूड का, और साइन 3t इस एम्पलीट्यूड का, और साइन 5t और कम एम्पलीट्यूड का, और साइन 70 और भी कम। लेकिन इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्नल्स को अगर आप एक साथ किसी वायर में किसी भी तरीके से फ्लो करा सकें, अब वो कैसे करा रहे हैं मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, लेकिन अगर आप फ्लो करा सकें तो, और उस सिस्टम में आप एक वोल्टमीटर लगा दें, तो आपको वोल्टेज की रीडिंग ऐसी दिखेगी। मतलब ये सारे सिग्नल्स मैथमेटिकली इसके बराबर हैं। आर्बिट्री फंक्शन, यहाँ तो ये था, पर आर्बिट्री फंक्शन को आपने साइंस, कांस्टेंट, कोसाइंस और साइंस, जो कि आपने इस सेट से उठाए। इस समय कोसाइंस की जरूरत नहीं पड़ी, बट जनरल केस में इसका भी थोड़ा एम्पलीट्यूड लेना पड़ेगा। ये वाली वेव किसी एम्पलीट्यूड के साथ, ये वाली वेव किसी और एम्पलीट्यूड के साथ, ये वाली किसी और एम्पलीट्यूड के साथ। और
जनरल केस में इनका एम्पलीट्यूड भी चेंज हो जाएगा, यहाँ तो इनका एम्पलीट्यूड 1 और 1/3 1/5 था, इनका नहीं था। पर मोस्ट जनरल केस में आप इन सबको अगर सूटेबली मिक्स करें तो आप किसी भी आर्बिट्री फंक्शन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द नोशन। अप्लाई ऑल द साइन सिग्नल्स टुगेदर। ये सारे के सारे, अब कोसाइन सिग्नल तो हमें लगाने नहीं है, केवल साइन सिग्नल्स अप्लाई करने हैं। और उनके एम्पलीट्यूड का रेशियो क्या होना चाहिए? 64 रेशियो 0। साइन टी का एम्पलीट्यूड 64%, अगले वाले का रेशियो 0। 2t नहीं चाहिए, 3t चाहिए 21% के रेशियो में लगभग। इसका 1/3, 64 का 1/3 लगभग 21 हुआ, 21 पॉइंट समथिंग है बट 21। ओके, अगला फिर 4t नहीं चाहिए, 0। अगला वाला इसका 1/5, 13/65 लगभग 13%। यस, इस रेशियो में अगर आप इनको कंबाइन करें तो आपको स्क्वायर वेव बन जाएगी। मैंने यहाँ पे कांस्टेंट वाले को मिस कर दिया, बट कांस्टेंट भी ऐड करें, इन सबको एक साथ ऐड करेंगे तो स्क्वायर वेव बन जाएगी। ओके, अब यहाँ पे एक फीचर और आता है जिसको मैं आगे किसी लेक्चर में डिस्कस करूँगा, समथिंग कॉल्ड गिब्स ओवरशूट। एक्चुअली इस वेव को अगर आपको एग्जैक्टली बनाना है तो आपको इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव्स ऐड करनी पड़ेंगी, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली अगर आप इसको कुछ वेव्स को ऐड करके इसको बनाने की कोशिश करें तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे एक अजीब सा फीचर आता है जिसको हम कहते हैं गिब्स ओवरशूट। ओके, इसको मैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में डिस्कस करूँगा। और इस इंफॉर्मेशन को दिखाने का एक और तरीका भी होता है। फूरियर कोफिशिएंट जो हमने निकाले, इसको कुछ इस तरह से भी हम दिखा सकते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने इस एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी प्लॉट की है। अब फ्रीक्वेंसी को हम ओमेगा या एन क्या कह रहे हैं ये आगे थोड़ा क्लियर करेंगे, बट अभी आप एन सोचिए, एन की अलग अलग वैल्यू के लिए जो साइन और कोसाइन मिले थे, साइन और कोसाइन वेव्स, उनके एम्पलीट्यूड को प्लॉट करते हैं। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ग्रीन स्केच पेन से मैंने कोसाइन कंपोनेंट्स को प्लॉट किया है और रेड स्केच पेन से मैंने प्लॉट किया है साइन कंपोनेंट्स को। अब वैसे ये जो दो कंपोनेंट्स हैं ये दोनों एक ही पोजीशन पे हैं, पर दोनों को मुझे अलग दिखाना था। एक ही पोजीशन मतलब 2 जो ये लिखा हुआ है साइन 2t वाला कंपोनेंट, साइन 2t वाला जो कंपोनेंट है रेड से उसका एम्पलीट्यूड है, और कॉस टी का एम्पलीट्यूड ग्रीन से, साइन 1t का एम्पलीट्यूड रेड से, कॉस 1t का इससे, कॉस 0t मतलब कांस्टेंट वाला कंपोनेंट, कॉस 0t साइन 0t यहाँ पे हैं, कॉस 1t साइन 1t यहाँ पे हैं, 2t दोनों कॉस साइन यहाँ है, 3t यहाँ है, 4t यहाँ है, 5t। तो आप जरा इस एक्सप्रेशन को देखिए, स्क्वायर वेव के लिए जो हमने फूरियर एनालिसिस किया, ये चाहे आप यहाँ से भी देख लीजिए, कोसाइन कंपोनेंट्स तो सारे के सारे 0 हैं, कॉस 0t को छोड़ के, जो कि h/2 के बराबर होता है। तो 0 वाली पोजीशन पे एक ग्रीन कलर की मैंने वो बनाई इमारत जिसकी हाइट 0.5 है, माना h मैंने 1 लिया है, अब की बार मैंने इस सिग्नल की हाइट 1 ली है। तो अगर मुझे 1 हाइट का स्क्वायर वेव का मैं एनालिसिस करूं तो उसके एनालिसिस में जो मुझे फूरियर कंपोनेंट्स मिलते हैं वो ये रहे, 0.5 हाइट मतलब हाफ हाइट का सिग्नल। कौन सा वाला? ग्रीन मतलब कोसाइन वाला सिग्नल, लेकिन फ्रीक्वेंसी कितनी है? 0, कॉस 0, कांस्टेंट वाला, ये वाला सिग्नल है। आप इसे कॉस 0 भी मान सकते हैं या कांस्टेंट जो भी माने, ये वाला। इस पोजीशन पे तो साइन वैसे होता ही नहीं है, मुझे बनाने की जरूरत भी नहीं थी, पर मैंने रेड का एक छोटा सी डॉट दिखाया है, रेड नहीं है, साइन 0 तो होता ही नहीं है। ओके, अगली फ्रीक्वेंसी, पहले ग्रीन वाले पॉइंट्स को आप चेक कर लिए, ग्रीन वाला सब जगह एब्सेंट है। स्क्वायर वेव के एनालिसिस में कोसाइन कोफिशिएंट तो होता ही नहीं है, किसी भी फ्रीक्वेंसी का कोसाइन नहीं होता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग कॉस 1t, कॉस 2t, कॉस 3t, ग्रीन डॉट, ग्रीन डॉट, ग्रीन डॉट, ग्रीन डॉट। अब आए रेड डॉट्स, साइन वाले होते हैं प्रेजेंट, साइन के हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं, पर वो भी कौन से वाले प्रेजेंट होते हैं? केवल ऑड वाले। 1t होता है, फिर 3t होता है, तो 1 पे एक इमारत बनी और उसकी हाइट कितनी है? 64%, 1 का 64%, 0.64 हाइट की इमारत। फिर 2t पे रेड वाला भी केवल डॉट बन गया, क्योंकि 2t में साइन कंपोनेंट भी नहीं होता है। 3t में साइन कंपोनेंट होता है, हाइट कितनी होती है? 21। 4t वाला कंपोनेंट साइन में एब्सेंट होता है, और 5t की हाइट कितनी कम हो गई? 13% केवल। फिर 60 वाला एब्सेंट होगा, ग्रीन वाले तो सारे डॉट्स एब्सेंट हैं। 60 वाली लोकेशन पे रेड वाला भी डॉट होगा। 70 लोकेशन पे रेड वाली एक छोटी सी बिल्डिंग बनेगी, पर उसकी हाइट क्या होगी? बहुत कम। तो ये जो हम इस पिक्टोरियल फॉर्म में मैं इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको हम फूरियर स्पेक्ट्रा कह सकते हैं। जो हमारा गिवन सिग्नल था उसको अगर हम फूरियर स्पेस में जाके एनालाइज करें, फूरियर डोमेन में जाके एनालाइज करें, इसे हम फूरियर डोमेन कहते हैं। उसी चीज़ को मैथमेटिकली, इसी चीज़ को ऐसे लिख दिया, तो फूरियर डोमेन में जाके अगर हम उस सिग्नल का एनालिसिस कर रहे हैं तो उसका जो स्पेक्ट्रा है, जिन कंपोनेंट से मिलके वो बना है, तो आप उस कंपोनेंट्स को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है। कॉस 0 इस एम्पलीट्यूड का लो, साइन 0 तो होता भी नहीं है, कॉस 1t नहीं है,
उसका कोफिशिएंट, उसकी हाइट 0 है, हरी बिल्डिंग की हाइट 0 है, कॉस 0, कॉस 1t नहीं, हाँ साइन t इस हाइट का लेना है। 2t वाले दोनों 0 हैं, ये नहीं ले रहे हैं, कॉस भी नहीं लेना साइन भी। 3t वाला कॉस तो नहीं लेना है, 3t वाला साइन लेना है, किस हाइट का 0.21 का। 4t दोनों नहीं लेने हैं, 5 में कोसाइन फिर से नहीं लेना है, साइन 5t लेना है 0.13 हाइट का, 13% का। तो उसी इन्फॉर्मेशन को ग्राफिकली हम इस तरह से भी डिपिक्ट कर सकते हैं। इसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, पर बाद में हम जब यहाँ से फुरियर ट्रांसफॉर्म बनाएंगे तो ये जो हमारा डिस्क्रीट सब एक फिगर बन रहा है, एक इमारत यहाँ, एक इमारत यहाँ, हो सकता है जनरल केस में ये फिगर ऐसा हो सकता है। अब मैं यहाँ पे स्केच पेन यूज़ नहीं कर रहा हूँ। कॉस 0.2 पे किसी हाइट की एक इमारत, उसका एम्पलीट्यूड, साइन और कोसाइन दोनों कंपोनेंट माना मौजूद हैं 1t पे, 1t वाला साइन भी है और कोसाइन भी है, कॉस की कुछ इमारत, साइन की कुछ इमारत। फिर 2t वाला कुछ कंपोनेंट दोनों मौजूद है, माना ये हैं। फिर 3 का ये कुछ 4, बीच में इन इमारतों की हाइट घट बढ़ सकती है, पर किसी एक पॉइंट के बाद इमारतों की हाइट आपकी ग्रेजुअली डिक्रीज ही करेगी। ओके, एक जनरल पैटर्न होगा, बट ये तो ये ओके। तो ये जो है इसे मैं कहूँगा फुरिये स्पेक्ट्रा। सो विद दिस आइडिया, ओके, मैथमेटिक्स कुछ नहीं थी। अगर आप एग्जाम पर्पज़ के लिए इसको देख रहे हैं, ये 5 मिनट का काम था, मुझे केवल 3 इंटीग्रल सॉल्व करने हैं, बट उसके पीछे फिजिक्स और नोशंस क्या हैं, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज। ओके, क्योंकि बाकी केस में मैं अब इस तरह के डायग्राम नहीं बनाऊंगा। गिवन प्रॉब्लम होगी, मैं सीधे फुरियर एनालाइज करूंगा एंड देन आई विल स्टॉप। ओके, तो विद दैट आई वुड लाइक टू एंड दिस लेक्चर। थैंक यू एवरीबॉडी।